डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी का बंगाल और असम दौरा, एनएच एयरपोर्ट टर्मिनल खाद कारखाने के देंगे सौगात, सीएम ममता पर बोलेंगे हमला। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, यूपी में जल्द बढ़ सकता है शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय। बेसिक शिक्षा ने सदन में दिया ये बयान। नए साल से उत्तराखंड में गाड़ियों को लेकर नए निर्देश जारी, दूसरे राज्यों की गाड़ियों को एंट्री करते वक्त देनी होगी फीस। गाड़ियों को ग्रीन सेस के रूप में 80 रुपए से लेकर 700 रुपए तक देनी होगी फीस। सैरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की हाथियों से टक्कर, हादसे में 8 हाथियों की मौत, 5 डिब्बे पटरी से उतरे। एक्सप्रेस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। और भारत ने लगातार 8वीं टी20 सीरीज जीती, साउथ अफ्रीका को 5वें मैच में 30 रन से हराया। तिलक पंड्या की 50, चक्रवर्ती ने झटके 4 विकेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज, आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 दिसंबर को पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट और फर्टिलाइजर फैक्ट्री प्रोजेक्ट से जुड़े कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के रानाघाट पहुंचेंगे। वो यहाँ 3200 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें नदिया जिले में एनएच 34 के सेक्शन के 66.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन मार्ग का उद्घाटन और उत्तर 24 परगना जिले में बारासात बाराजागुली सेक्शन के 17.6 किलोमीटर लंबे 4 लेन मार्ग का शिलान्यास शामिल है। ये परियोजनाएं कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग के रूप में काम करेंगी। इसके पूरा होने से यात्रा समय करीब 2 घंटे कम होगा, ट्रैफिक सुगम होगा और क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने विधान परिषद में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि पर जल्द ही सरकार निर्णय लेगी। इस निर्णय से यथासमय सदन को भी अवगत कराएंगे। यह मुद्दा सपा के आशुतोष सिन्हा ने प्रश्न प्रहर में उठाया था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में क्या कोई कमेटी का गठन किया गया है। इस पर संदीप सिंह ने कहा कि किसी कमेटी का कोई गठन नहीं किया गया है। प्रश्न प्रहर में ही डॉक्टर मान सिंह यादव ने वित्त विहीन शिक्षकों को सुविधाओं का मामला उठाया। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्हें कैशलेस इलाज के लिए 79 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। जल्द ही इस सुविधा के लिए शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा। सीएम योगी ने कोडीन कफ सिरप के अवैध व्यापार के मामले पर सपा पर बड़ा हमला किया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, उनके संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी जो पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में उसकी संलिप्तता सामने आएगी। इस पूरे मामले की जांच के लिए राज्य स्तरीय एसआईटी कार्य कर रही है। इसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए से जुड़े अधिकारी मौजूद हैं। किन किन लोगों को इसमें धन गया है, ये सारी बातें जांच में आएंगी। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा,
धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की नाराजगी की अटकलों को एक बार फिर तूल पकड़ते हुए देखा गया, जब पिछले हफ्ते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से उनकी मुलाकात की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा में आई। अब इस मामले पर जवाब देते हुए पार्टी के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने एपीएन न्यूज से खुलकर बातचीत करते हुए पार्टी का पक्ष सामने रखा है। तो वहीं उन्होंने गिरिडीह जिले में अनंत ओझा के हाल ही में दिए गए बयानों पर भी हमला बोला है। झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ हो रहा है, आखिर क्यों इस तरीके से प्रदीप यादव कह रहे हैं कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। कुछ विशेष लॉबी के लोग हैं जो उन्हें बदनाम कर रहे हैं, आखिर वो किसकी तरफ इशारे कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये मामला चूंकि पुराना हो चुका है, इस मामले पे प्रदेश नेतृत्व और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से भी तमाम विधायक, तमाम मंत्रियों की बैठक आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी की अध्यक्षता में हो चुकी है। तो हमें लगता है कि ये मामला का पटाक्षेप हो चुका है। लेकिन काफी बड़ी बात है, राष्ट्रीय नेता को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, उन्हें बैठक कर इस पर बात रखनी पड़ी। नहीं, अब जो मामला का पटाक्षेप हो चुका है, अब उस मामले को फिर से जीवित करना हमें लगता है कि यह उचित नहीं है। राकेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से उनका ये कहना है कि कांग्रेस जब राष्ट्रीय स्तर पर शासन में थी और तब से ही वो आवाज उठा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग अब जो है जिस तरीके से फैसले ले रही है, लेकिन एसआईआर का ये जो विरोध कर रही है कांग्रेस से, इस पर उन्होंने आपत्ति जताई है कि कांग्रेस क्यों आखिर विरोध कर रही है, जब यहाँ घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए इस तरह की एसआईआर के बाद एनआरसी लागू करने के लिए भी उन्होंने मांग की। इस पर भी क्या कहें? कांग्रेस पार्टी यूपीए गवर्नमेंट में हमने 90,000 घुसपैठियों को डिटेक्ट करने का काम किया और उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम किया। 90,000 से ऊपर, ये ऑन रिकॉर्ड है। 12 सालों के दरमियान अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी कितने घुसपैठियों को चिन्हित किया, कितने घुसपैठियों को डिकोड किया और कितने घुसपैठियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया, बता दें अनंत ओझा। तो आपने सुना अनंत ओझा के सवालों पर, उनकी तरफ से लगाए गए आरोपों पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा जी ने जवाब दिया है और उन्होंने पलटवार किया है अनंत ओझा के बयानों पर। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार से भी कई सवाल किए हैं। एसआईआर को लेकर ये जो विरोध कांग्रेस की है वो आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। जहां पर नए साल से उत्तराखंड में बाहर के राज्यों से आने वाली गाड़ियों को ग्रीन सेस देना होगा, यानी दूसरे राज्यों की गाड़ियों को उत्तराखंड में एंट्री करते वक्त एक तरह की फीस देनी होगी। ये फीस गाड़ियों की कैटेगरी के हिसाब से ली जाएगी, जो 80 रुपए से लेकर 700 रुपए तक तय किया गया है। इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब इस ग्रीन सेस योजना को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी जताई कि 2 साल से ग्रीन सेस योजना को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। सचिवालय में 2025-26 की राजस्व समीक्षा बैठक यानी रेवेन्यू रिव्यू मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन सेस फरवरी 2024 में लागू करने की घोषणा हुई थी और दरों में संशोधन भी किया गया, लेकिन अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया गया। इससे राज्य को करीब 100 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का अनुमान है। महाराष्ट्र राज्य में 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान जारी है। 21 दिसंबर को नतीजे आएंगे। राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। महाराष्ट्र की 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए जिन चुनाव को कुछ कारणों से आगे बढ़ा दिया गया था, चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा चुनाव के बाद अब स्थानीय निकायों का रन सज चुका है। राज्य के 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष व सदस्य पदों के लिए सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो गया है। यह चुनाव न केवल स्थानीय विकास बल्कि राज्य के बड़े राजनीतिक गठबंधनों की जमीनी पकड़ को भी परखने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान प्रक्रिया शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी।
इस चरण में अध्यक्ष पदों के साथ साथ विभिन्न निकायों में खाली पड़े 143 सदस्य पदों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जो स्थानीय प्रशासन चुनने के लिए उत्साहित हैं। असम के होजाई जिले में हुए एक ट्रेन हादसे में 5 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं आई। हालांकि ट्रेन की टक्कर लगने से 8 हाथियों की मौत हो गई। एक वन अधिकारी ने बताया कि शनिवार तड़के असम के होजाई जिले में सैरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से हाथियों के एक झुंड के 8 हाथियों की मौत हो गई है और एक घायल हो गया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे एनएफआर के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस घटना में 5 कोच और ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। हालांकि किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है। रेलवे प्रवक्ता ने बताया कि नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन के साथ यह हादसा तड़के करीब 2:17 पर हुआ। नगांव के डिविजनल वन अधिकारी सुहास कदम ने बताया कि यह घटना होजाई जिले के चांगजुराई इलाके में हुई है। कदम और अन्य वन अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रभावित जमुना मुख कानपुर सेक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों को दूसरी लाइन से डाइवर्ट किया गया है। फिलहाल लाइन पर मरम्मत का काम चल रहा है। सैरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस मिजोरम के सैरांग आइजोल के पास को आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली से जोड़ती है। जनपद संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र में घने कोहरे और तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, यहां ट्रक ने एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोगों को रौंद दिया। इसमें एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा मुरादाबाद आगरा हाईवे पर बहजोई कोतवाली क्षेत्र के खजरा खाकम गांव के पास हुआ। कोहरे की चादर में लिपटी सड़क पर तेज रफ्तार आयशर कंटेनर ट्रक ने एक बाइक पर सवार 4 लोगों को रौंद दिया। इस टक्कर में महिला समेत 4 की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 4 लोग बहजोई से अपने गांव कमालपुर लौट रहे थे। सड़क पर घने कोहरे के कारण कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार आयशर कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक से टकरा गई। इसके बाद ट्रक सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और 4 सवार सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को लेकर बहजोई सीएचसी पहुंची, जहां डॉक्टर ने 4 को मृत घोषित कर दिया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 11 मार्च तक परीक्षा होगी। परीक्षा में कुल 19,86,422 परीक्षार्थी भाग लेंगे। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इन परीक्षाओं के दौरान करीब 6 अवकाश रहेंगे, जिसमें 4 रविवार और 2 अवकाश होली और धुलंडी के रहेंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए 19,86,422 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। इनमें सेकेंडरी के 10,68,610, सीनियर सेकेंडरी के 9,05,872 परीक्षार्थी शामिल हैं। वरिष्ठ उपाध्याय के 4,123 और प्रवेशिका के 7,817 परीक्षार्थी हैं। कुल 6,193 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी में स्थानीय कारकों के कारण अधिक प्रदूषण बढ़ रहा है। हवा की गति धीमी होने के कारण लगातार 5वें दिन भी हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे के मोटी परत से हुई, साथ ही स्मॉग की घनी चादर भी दिखाई दी है। इस कारण कई इलाकों में दृश्यता भी बेहद कम रही। इससे लोगों को आंखों में जलन और सांस के मरीजों को परेशानी हुई। दृश्यता बेहद कम होने से सड़कों और हवाई यातायात पर असर पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार सुबह राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 376 दर्ज किया गया है। ये हवा की बेहद खराब श्रेणी है। कई इलाकों में AQI 400 पार दर्ज किया गया है। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज 3-1 से जीत ली है। टीम ने खेले गए 5वें मैच में अफ्रीका को 30 रन से हराया। टीम इंडिया ने लगातार 8वीं सीरीज जीती है। अहमदाबाद में 232 रन का टारगेट चेज रही साउथ अफ्रीका 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी।
वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए। क्विंटन डी कॉक ने 35 बॉल पर 65 रन बनाए। इससे पहले भारतीय टीम ने तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के अर्धशतकों के सहारे 20 ओवर में 5 विकेट पर 231 रन का स्कोर बनाया। तिलक ने 42 बॉल पर 73 रन बनाए, जबकि पांड्या ने 25 बॉल पर 63 रन की पारी खेली। संजू सैमसन ने 37 और अभिषेक शर्मा ने 34 रन बनाए। हार्दिक को प्लेयर ऑफ द मैच और वरुण को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के मामले की जांच में ईडी द्वारा जो संपत्तियां जब्त की गई हैं, उनमें पूर्व क्रिकेटरों, फिल्म अभिनेताओं और सार्वजनिक हस्तियों का नाम सामने आ रहा है, जिनकी संपत्तियां अटैच की गई हैं। उनमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, अंकुश हजरा, रॉबिन उथप्पा, अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री उर्वशी रौटेला, नेहा शर्मा, तृणमूल कांग्रेस पूर्व सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और अंकुश हाजरा शामिल है। अगस्त नंदा और जयदीप अहलावत स्टारर फिल्म 21 अब 1 जनवरी को रिलीज के लिए तैयार है। अब फिल्म के रिलीज से पहले निर्देशक श्रीराम राघवन ने मीडिया से बातचीत में फिल्म से जुड़ी कई अहम बातें साझा की। धर्मजी को दी गई श्रद्धांजलि से लेकर अगस्त नंदा को कास्ट करने का फैसला, उनकी मेहनत, रिसर्च और फिल्म की प्रामाणिकता तक श्रीराम राघवन ने हर पहलू पर खुलकर बात की। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने को लेकर श्रीराम राघवन ने कहा कि फिल्म खुद ही धर्मजी को श्रद्धांजलि है। वे पूरी फिल्म में मौजूद हैं और यही सबसे अहम बात है। इसके अलावा हमने उनकी एक तस्वीर और उसके साथ एक सादी लेकिन अर्थपूर्ण लाइन रखी है। हम इसे बहुत शांत और सम्मानजनक रखना चाहते थे। श्रीराम राघवन ने अगस्त की तुलना युवा अमिताभ बच्चन से करते हुए कहा कि उस दिन उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और किसी वजह से वह मुझे 60 और 70 के दशक का युवा अमिताभ बच्चन की याद दिला रहा था। वह दौर अब उनकी फिल्में लगातार नहीं चल रही थी, लेकिन वह बार बार लौटते रहे। वही कच्चापन, वही अनगढ़ सच्चाई, मुझे वही क्वालिटी चाहिए थी। मैं किसी ट्रेनिंग वाले कलाकार की तलाश में नहीं था। मुझे ऐसा लड़का चाहिए था जो कहानी के साथ साथ आदमी बन सके। बाराबंकी के मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कॉलेज में आयोजित कल्चरल प्रोग्राम उस वक्त यादगार बन गया जब मंच पर पद्मश्री सोनू निगम पहुंचे। जैसे ही उन्होंने माइक संभाला, पूरा कैंपस तालियों और उत्साह से गूंज उठा। सुरों के इस महफिल में सोनू निगम ने एक से बढ़कर एक गीत गाकर कार्यक्रम में जान डाल दी। सोनू निगम ने मंच से इश्क में है सारी खुशियां, इश्क में बर्बादी और तुमसे मिलकर जो दिल का हाल क्या करे जैसे भावनात्मक गीतों से माहौल को रोमांटिक रंग में रंग दिया। इसके बाद उन्होंने जब जीने के 4 दिन बाकी है बेकार दिन गाया तो छात्र छात्राओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया और पूरा परिसर झूमता नजर आया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज परिसर संगीत समारोह में तब्दील हो गया। छात्र छात्राएं ही नहीं बल्कि कार्यक्रम की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और स्टाफ भी मोबाइल फोन से सोनू निगम की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करते दिखे। हर गीत पर तालियों की गूंज और दर्शकों की फरमाइशें माहौल को और खास बनाती रही। सोनू निगम ने बीच बीच में दर्शकों से संवाद भी किया। उनकी आवाज की मिठास और मंच पर सहज अंदाज ने दर्शकों को बांधे रखा। कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा और हर उम्र के लोगों ने संगीत के इस शाम का भरपूर आनंद लिया। One, two, three. सीरिया में इस्लामिक स्टेट आईएस के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। अमेरिकी सैनिकों और एक अमेरिकी दुभाषिए की मौत के बाद ट्रंप प्रशासन ने बदले की कार्रवाई करते हुए सीरिया में आईएस ठिकानों पर व्यापक हवाई हमले किए। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि ये कोई युद्ध की शुरुआत नहीं बल्कि अपने नागरिकों की हत्या का जवाब है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी कहा कि ये युद्ध की शुरुआत नहीं, हमारा बदला है। लगभग 1 हफ्ते पहले सीरिया के रेगिस्तान इलाके में हुए घातक हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और एक अमेरिकी नागरिक दुभाषिया मारे गए थे। इस हमले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे तौर पर इस्लामिक स्टेट को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद ट्रंप ने बेहद सख्त कार्रवाई का ऐलान किया था। उसी कड़ी में अमेरिकी सेना ने सीरिया के मध्य हिस्सों में आईएस के ठिकानों और हथियार भंडारों को निशाना बनाया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।